ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या कोई भी थिंग दो स्टेट्स में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। तो इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। रेस्ट क्या होता है, उसके बाद मोशन क्या होता है। रेस्ट में हमें दिया है अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब कहा जाएगा तब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी रेफरेंस पॉइंट से। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर ये है शॉप, इसके पास में ये है स्कूटर। यहां पर रेफरेंस पॉइंट है शॉप और हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूटर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्कूटर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना तो ये शॉप से दूर जा रहा है ना ही इसके पास में आ रहा है, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है इसने। तो हम कह सकते हैं स्कूटर क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है। अब है मोशन। चैप्टर का नाम भी मोशन है तो इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सो यहां पर हमें दिया है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको मोशन में तब कहा जाएगा जब वो अपनी पोजीशन में चेंज करता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये है रेफरेंस पॉइंट यानी कि शॉप और ये है स्कूटर। रेस्ट वाली कंडीशन में कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, लेकिन मोशन में क्या होगा, यहां पर आप देखिए स्कूटर की पोजीशन अभी ये है, कुछ सेकंड बाद स्कूटर यहां से यहां पहुंच गया। अगर हम रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करें तो पहले स्कूटर यहां पर था, अब स्कूटर यहां पर आ गया है, यानी कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे स्कूटर क्या है, मोशन में है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है ये मोशन में है। अगर स्कूटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो रेस्ट में, अगर स्कूटर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है तो मोशन में। मोशन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं, यहां पर तीनों दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसा यहां पर स्कूटर ने अपनी पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो ये क्या था यहां पर, लीनियर मोशन। सेकंड है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सर्कुलर पाथ पर जब चलेगा उसको कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। थर्ड है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से आगे या फिर पीछे वाइब्रेट करेगा। कभी ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, जैसे पेंडुलम होता है ना, उसी की तरह मूव करेगा। क्लास 9th में हमें इन तीनों मोशन को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है लीनियर मोशन को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है। रेस्ट और मोशन की स्टेट को समझने के बाद चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमारा चैप्टर है मोशन, इसमें हम मेनली फिजिकल क्वांटिटीज को ही स्टडी करेंगे, समझेंगे। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पेज पर। उससे पहले ये समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो इसमें हमें दिया है इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर किया जा सके, यानी कि मापा जा सके। किसी भी चीज का ऐसा गुण जिसको मापा जा सके उसको कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपकी हाइट। आपकी हाइट को मेजर किया जा सकता है ना, तो आपकी हाइट भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट लाइन दी है इसमें, इट हैज 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें पहले स्केलर क्वांटिटी को समझ लेते हैं। सो इसमें हमें दिया है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब आप कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड हमारी वैल्यू होती है। जैसे आपका मास हो सकता है, आपका मास मान लीजिए 30 किलोग्राम है, तो ये जो 30 किलोग्राम है इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। इसी तरह से मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट, तो ये भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। जो भी हमारी नंबर वाली वैल्यू होती हैं उनको ही कहा जाता है मैग्नीट्यूड। सो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होती है। और डायरेक्शन ना होने का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन का कोई भी अफेक्ट नहीं होता जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उन पर। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पर हमें दिया है स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें दिया है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये हमें मैग्नीट्यूड दिया है।
अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगा दी जाए, डायरेक्शन कैसे, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट कोई डायरेक्शन होती है, तो हमें यहां पर दिया है 48 किलोमीटर ईस्ट, हमें यहां पर मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और एक डायरेक्शन भी दी गई है। तो जहां पर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात की जाए तो यहां पर दिया है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, फोर्स, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, सो मोशन चैप्टर में भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। सो यहां पर दिया है फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। इस चैप्टर मोशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे वो यहाँ पर दी गई हैं। इसमें सबसे पहले है यहाँ पर डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन। इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे जिनके सामने राइट लगा है। इसके अलावा जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ग्राफ जानेंगे, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। सो यहां पर दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी रास्ते यानी कि पाथ पर ट्रेवल यानी कि यात्रा करता है, तो जिस पाथ पर वो ट्रेवल करता है उसी पाथ की लेंथ यानी कि रास्ते की लंबाई को ही कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमें आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं एक एक करके। सो यहां पर फर्स्ट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसमें सेकंड है इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैंट बी जीरो। किसी भी मूविंग बॉडी या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट दिया है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, यानी कि डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m, ये होता है मीटर का सिंबल। लेकिन डिस्टेंस को और भी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, जैसे किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जैसे माइल्स वगैरह। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिस्टेंस का। सो हमें यहां पर ये दिया गया है A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। यहां से यहां, ठीक है, ये जो गैप आपको दिख रहा है ये है 10 मीटर, उसके बाद फिर से 10 मीटर, फिर से 10 मीटर, तो 0 से 10 तक जाएंगे, उसके बाद 20 हो जाएगा, 30, 40, इसी तरह से D पॉइंट है 100 मीटर पर। मान लीजिए A पॉइंट पर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से A पॉइंट से D पॉइंट तक जाता है, यहां पर पहुंच गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सिंपल सी बात है, जिस भी रास्ते पर वो चलकर गया है उसी रास्ते यानी कि पाथ की लेंथ को ही कहा जाता है डिस्टेंस। सो 0 से चला 100 तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट A से चला D पर, D के बाद वो वापस मुड़ा और आ गया C पर। अब उसकी पोजीशन हो गई C, ये पोजीशन हो गई जहां पर मैंने डॉट लगाया है। तो यहां पर भी बिल्कुल सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन होगी। A से गया D पर यानी कि 100 मीटर हो गई, ठीक है, ये हो गया 100 मीटर। उसके बाद D से वापस मुड़ा, वो आ गया C पर, तो D से C पर आने में उसे कितना डिस्टेंस कवर किया? 10, 20, 30, 40, तो ये किया इसने 40 मीटर। तो ये टोटल कितना चला? जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी था A से D पर गया, D से C पर आया, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? यहां से यहाँ 100, उसके बाद यहां से यहाँ 40, 100 प्लस 40 हो जाएगा 140 मीटर। डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाएगा जितना भी ऑब्जेक्ट चला होगा, उसने यात्रा की होगी, ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस के बाद अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सो इसमें हमें दिया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पोजीशन क्या होती है? इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां से कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारी बॉडी चलना स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग पोजीशन कह सकते हैं। और फाइनल पोजीशन वो होती है जहां पर वो बॉडी अपनी ट्रेवल यानी कि यात्रा को एंड करता है, समाप्त करता है अपनी यात्रा को, उस पोजीशन को कहा जाएगा फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। सेकेंड पॉइंट है इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
अब पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, नेगेटिव किस कंडीशन में होगा, जीरो किस कंडीशन में होगा, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले थर्ड पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस की तरह भी डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर होती है, जिसका सिंबल होता है स्मॉल m। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट सेम यानी कि मीटर होती है, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस ही है किन्हीं भी दो पोजीशंस के बीच में। सो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए। सपोज कीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है जो ए पॉइंट पर है, ये जो डॉट बनाया है ये हो गया हमारा कोई ऑब्जेक्ट, और मूव करता है, आ जाता है डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये वापस से यू टर्न लेता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और सी पॉइंट पर आके यहाँ पे रुकता है। यानी इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन को कहते हैं इनिशियल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है सी, जहां पर लास्ट में वो रुक जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। सो इस ए और सी पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है, सो ए से अगर सी तक हम जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा 60 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी लिखनी होगी। डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन से किस साइड में है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इसके साथ हम डायरेक्शन भी लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 60 मीटर ईस्ट। सो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारे ऑब्जेक्ट का। अच्छा, डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार डायरेक्शन तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई डायरेक्शन होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, जैसे अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ये भी क्या है, डायरेक्शन ही है। फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर, बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर, ये भी डायरेक्शन है। तो सिर्फ चार ही डायरेक्शन नहीं होती, इसके अलावा भी डायरेक्शंस होती हैं। हम यहाँ पर ईस्ट की जगह पर लिख सकते थे अपनी मेन पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन से किस साइड में है, ये राइट साइड में। सो हम ये भी लिख सकते थे 60 मीटर राइट। राइट और लेफ्ट भी क्या होती हैं, डायरेक्शन देते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए से चला, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए से चला, ये गया डी पर, डी से वापस यू टर्न लिया और वापस से आ गया अपने ए पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आकर रुक गया। तो इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ए पॉइंट। फाइनल पोजीशन जहां पर वो आकर रुका, फाइनल पोजीशन भी क्या हो गई, ए पॉइंट। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहां से यहां घूम के आया है, लेकिन उसकी पोजीशन से फर्क पड़ता है। हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, और उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को ही कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए एक्स। एक्स पॉइंट से हमारा कोई ऑब्जेक्ट इस रास्ते पर चला, ठीक है, ये चला इस रास्ते पर, ये आ गया यहां पर, यहां से चलना स्टार्ट किया, यानी इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन हो गई एक्स। उसके बाद किसी भी रास्ते पर घूम के वो आया, इस वाई पोजीशन, वाई पॉइंट पर पहुंच गया, और फाइनल पोजीशन यहीं पर आकर रुक गया, तो फाइनल पोजीशन हो गई वाई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहां से घूम के आया है, किसी भी रास्ते से घूम के आया है। डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ एक्स और वाई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसी डिस्टेंस को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। पीछे वाले पेजेस पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। सो यहां पर दिया है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ डिस्टेंस के बारे में दिया गया है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिया गया है। सो डिस्टेंस में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये पीछे पढ़ चुके हैं कि ये असल में पाथ की लंबाई होती है जिस पर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, उसे कहा जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट या फिर कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पॉइंट यानी कि फाइनल पोजीशन के बीच। सेकंड पॉइंट दिया है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट दिया है, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैंट बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा किसी भी मूविंग बॉडी का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये हो गया यहां पर थर्ड डिफरेंस। जो भी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इससे पहले भी कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन
आया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, स्पीड और वेलोसिटी। एक ही पेज पर इन दोनों को पढ़ लेते हैं ताकि इनके बीच का डिफरेंस भी हमें समझ में आए। सो यहां पर है स्पीड। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो उसी को कहा जाएगा स्पीड। अगर स्पीड को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो ये सिंपली हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल यही हमारी डेफिनेशन भी है। पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया हो उसी को कहा जाता है स्पीड। अब स्पीड से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड है इट ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी भी ना तो जीरो होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए स्पीड भी ना ही जीरो होगी और ना ही नेगेटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। थर्ड पॉइंट दिया है इट्स एसआई यूनिट। स्पीड की एसआई यूनिट के बारे में बोला गया, तो एसआई यूनिट हम फाइंड करते हैं। फाइंड कैसे करेंगे? जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, जो मैंने आपको पीछे वाले पेजेस पर बताया था जहां पर हम डिस्टेंस पढ़ रहे थे। और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। सो मीटर अपॉन सेकंड, यही हो जाएगी हमारी स्पीड की एसआई यूनिट। तो इट्स एसआई यूनिट यानी कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन सेकंड। स्पीड के सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद अब देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो उसे कहा जाएगा वेलोसिटी। इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। ये स्पीड होती है डायरेक्शन के साथ। अगर स्पीड के साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दी गई हो तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी। जिस तरह से हमने यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला बनाया है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम वेलोसिटी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वेलोसिटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। सेकंड है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगी? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगी? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब बात आती है वेलोसिटी की एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी? इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मैंने बताया था मीटर होती है और टाइम की होती है सेकंड। सो वेलोसिटी की एसआई यूनिट आ गई मीटर अपॉन सेकंड, और यही एसआई यूनिट हमारी स्पीड की भी है। दोनों की एसआई यूनिट, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर बाय सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों को समझने के बाद बात आती है डिफरेंस की। डिफरेंस आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस भी हो गए और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। अब है स्पीड और वेलोसिटी से ही रिलेटेड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों के फॉर्मूलों को समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा स्पीड दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। इसी तरह से 2 या 2 से ज्यादा वेलोसिटी दी गई है हमें और हमसे बोला जाए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। जो भी हमारी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है और जो भी हमारी फाइनल यानी कि एंड वाली वेलोसिटी है, इन दोनों को ऐड करके 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। सो ये दोनों फॉर्मूले हो गए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के।
अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हमें किस तरह से करना है, तो उसके लिए देखनी होगी आपको इस चैप्टर की पार्ट 2 वाली वीडियो, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाएंगे और साथ ही जो भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व भी किया जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों का किस तरह से यूज करना है उसके लिए लिंक दिया गया है पार्ट 2 का। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मोशन। जो भी मोशन है उसके टाइप्स। सो मोशन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस पेज पर समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो यूनिफॉर्म मोशन में हमें दिया है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो यहाँ पर नीचे की तरफ हमें दिया गया है टाइम, सुबह का टाइम है 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 AM। और ऊपर की ओर हमें यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस। सो ये 0 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, ये 200 और ये 300 किलोमीटर। सपोज कीजिए ये ट्रक अपनी मेन पोजीशन यानी कि 0 किलोमीटर से 9 बजे चलना स्टार्ट करता है। जब इसने चलना स्टार्ट किया तो उसके 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे इसने डिस्टेंस कवर कितना कर लिया, ये आ गया यहाँ पर। सो 0 से चला था 100 पर पहुंच गया 1 घंटे में, तो डिस्टेंस कवर किया इसने 100 किलोमीटर। बिल्कुल इसी तरह से 10 बजे यहां पहुंचा, फिर 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे ये पहुंच जाता है यहां पर। पहले 1 घंटे में इसने डिस्टेंस कवर किया था 100 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में भी इसने क्या किया, अगर 100 से चला 200 पर पहुंचा यानी कि फिर से क्या किया, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और वो भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। यहां पर भी 1 आवर था, यहां पर भी 1 आवर यानी कि 1 घंटा। इसके बाद 200 से चल के ये पहुंच जाता है 300 किलोमीटर पर और यहां पर पहुंचता है 12 बजे। तो यहां पर भी 1 आवर का टाइम इसने कंज्यूम किया और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहां पर भी 200 से लेके 300 यानी कि 100 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं पहले वाले आवर में ये 100 किलोमीटर चला, नेक्स्ट वाले आवर में ये 100 किलोमीटर चला, उससे अगले आवर में भी ये कितना चला, 100 किलोमीटर। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली शो करना हो तो वो किस तरह से किया जाएगा। सो सपोज कीजिए ये ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस जिस पर हमने लिया है टाइम और ये वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया जाए तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर हो तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का सेकंड टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इसमें हमें दिया है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये ट्रक है, अपनी मेन पोजीशन यानी कि 0 से ये चलना स्टार्ट करता है 9 बजे। 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे ये पहुंच जाता है यहां पर और इसने डिस्टेंस कवर किया अब 70 किलोमीटर। सो फर्स्ट आवर में इसने डिस्टेंस कवर किया 0 से 70 यानी कि 70 किलोमीटर। इसके 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे मान लीजिए ये पहुंच जाता है यहां पर और अब ये अपनी मेन पोजीशन से आ गया है 200 किलोमीटर दूर। अब फर्स्ट आवर यानी कि पहले घंटे में ये टोटल चला था 70 किलोमीटर और सेकंड आवर यानी कि 10 से 11 बजे के बीच ये कितना चला, अगर 200 में से 70 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 130 किलोमीटर। पहले घंटे में ये सिर्फ चला 70 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में ये चला 130 किलोमीटर। यहां पर टाइम तो बिल्कुल यहां पर भी 1 आवर था, यहां पर भी 1 आवर था, टाइम तो बिल्कुल इक्वल था, लेकिन इसने डिस्टेंस जो कवर किया वो अनइक्वल था। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इस तरह के ही मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह का होगा। सो ये हमारी एक्स एक्सिस यानी कि टाइम और वाई एक्सिस यानी कि डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी तरह की लाइन हो सकता है ये जिगजैग हो, इस तरह से हो सकता है ये कर्व्ड लाइन में हो इस तरह से, और हो सकता है कर्व्ड लाइन डाउनवर्ड भी हो। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है ग्राफ पर तो इस तरह के मोशन को ही कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी तरह की लाइन होगी तो। अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं सिंबल्स। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, जो भी हमारी टर्म्स थी, उनके सिंबल्स क्या होंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें फॉलो करना है एनसीईआरटी को। जो भी एनसीईआरटी में सिंबल्स दिए गए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहां पर दिया है सिंबल्स। इसमें हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल एस।
जहां पर भी स्मॉल s लिखा होगा हमें समझ जाना है वहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डेल्टा s। जो ये ट्रायंगल बनाया है ये है डेल्टा, इसे कहा जाता है डेल्टा, और इसके बाद s, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का सिंबल। इसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड दोनों का एक ही सिंबल होता है और ये होता है स्मॉल u। स्मॉल u से हम रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड को। इसके बाद है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल v। फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल स्पीड, इन दोनों का एक ही सिंबल होता है स्मॉल v। अब टाइम, टाइम का सिंबल होता है स्मॉल t। और इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल a। और जो हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी होती है ये भी प्रेजेंट स्पीड या प्रेजेंट वेलोसिटी होती है। सो इन दोनों का सिंबल भी हो जाएगा स्मॉल v। स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का सिंबल भी हो गया हमारा स्मॉल v। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं, जो भी स्पीड या वेलोसिटी है इन दोनों को हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें माइन्यूट सा डिफरेंट होता है। सो अगर सिंबल्स की फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? जैसे यहां पर दिया है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड होता है हमारा v इक्वल्स टू में डिस्टेंस होता है हमारा यहाँ पर स्मॉल s, तो v इक्वल्स टू में s अपॉन में टाइम का होता है t। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से आप अलग अलग फॉर्मूलों को सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब चैप्टर में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? सो यहां पर हमें दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को ही कहा जाता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लाइन में दिया है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं, और डायरेक्शन चेंज होने पर एक्सेलरेशन में भी चेंज हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो ये किस तरह से किया जाएगा? बिल्कुल सिंपल है। सपोज कर लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम है t। पहले किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी u थी, अब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, अब उसकी स्पीड हो गई v। u से v स्पीड होने में टाइम लगा t। तो एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a। सो a इक्वल्स टू में चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में यहां पर कितना चेंज हुआ है? फाइनल वेलोसिटी v। अगर इसमें से इनिशियल वेलोसिटी u को हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा चेंज की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। सो हम लिखेंगे v माइनस u। सो v माइनस u और अपॉन में t। जितना भी वेलोसिटी में चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि माइनस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है और डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी ये यहां से फाइंड कर लेते हैं। ऊपर दिया है हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सो यहां पर मैं लिखता हूं मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर अपॉन सेकंड। और यहां पर दिया है नीचे टाइम, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। सो सेकंड पहले से ही है, एक और सेकंड आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर ये आ गया मीटर अपॉन में सेकंड मल्टीप्लाई में सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हो जाएगी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। यहां पर मैं लिख देता हूं ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब नेक्स्ट पेज पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। किन कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और किन कंडीशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ओके, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कम हो और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। यानी कि हमारी स्पीड या वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड और टाइम लिया है इस वेलोसिटी चेंज होने में 5 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t। तो इस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये आएगा v माइनस u, तो 50 माइनस 20। सो सिंपल है 50 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम। टाइम है यहाँ पर 5 सेकेंड, सो ये आ गया 5। 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30
और अपॉन में 5 एज इट इज। 5 से 30 को कैंसिल करेंगे 6 जा पर, तो हमारा एक्सेलरेशन आया वो आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसी तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हायर यानी कि ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो। सो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u ये है 100 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हमारी वेलोसिटी हो गई कम, फाइनल वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने स्लो कर दिया अपना जो भी ऑब्जेक्ट जो भी व्हीकल है उसको। और ये वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में हुआ? टाइम दिया है यहाँ पर 4 सेकंड्स। इस कंडीशन में जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, तो इस कंडीशन में होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम इस कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो ये आएगा a इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 60 तो ये आ जाएगा 60 और u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100। सो 60 माइनस 100 अपॉन में टाइम है 4 सेकेंड्स। 60 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -40 और अपॉन में 4 एज इट इज। 4 से 40 को कैंसिल करेंगे, सो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, लेकिन 10 आएगा माइनस में क्योंकि 40 क्या था माइनस में। सो हमारा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन? तो बिल्कुल जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन अगर v इक्वल्स टू u हो, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो तो एक्सेलरेशन होगा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में तो कोई चेंज हुआ नहीं। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफ पर किस तरह से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दो तरह से किया जाता है इसमें। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे, इस पेज पर समझ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरह का होता है, एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा ये वाला, डिस्टेंस को हम शो करेंगे एस से और टाइम को शो करेंगे हम स्मॉल टी से। ये सिंबल्स मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। सो इस वाले ग्राफ पर हमने इस एक्सिस को ले लिया है टाइम लिया है हमने यहाँ पर सेकंड्स में, आप मिनट्स में या फिर आवर्स में भी ले सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें क्वेश्चन में दी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट ले सकते हैं। इसी तरह से इस वाली एक्सिस पर हमने लिया है एस यानी कि डिस्टेंस जो कि है मीटर्स में। इसमें भी हम अलग अलग यूनिट ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब भी किसी ग्राफ पर एक एक्सिस डिस्टेंस हो और दूसरी एक्सिस पर टाइम हो तो ग्राफ की जो लाइन रिप्रेजेंट करती है यानी कि ये वाली लाइन ग्राफ जो हमें शो करेगा वो शो करेगा स्पीड या फिर वेलोसिटी को। दोनों सेम थिंग होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो लाइन हमें शो कर रही है, ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्पीड या फिर वेलोसिटी यानी कि v को। और अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो इस तरह के ग्राफ को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि जितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। सपोज कीजिए हमें ये पॉइंट ए दिया गया है और ये पॉइंट दिया गया है बी। हमें फाइंड करना है कि ए से बी तक कितनी वेलोसिटी होगी। सो बिल्कुल सिंपल है, हम फाइंड करेंगे जब ये ए पॉइंट पर था तो इसने कितना टाइम ट्रेवल किया था, इसको मान लेंगे। यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे मान लेंगे हम T1 और इसी तरह से बी पॉइंट से भी हम टाइम एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे मान लेंगे हम T2। जैसे हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं बिल्कुल उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे S यानी कि डिस्टेंस वाली एक्सिस पर। सो यहां से ये कर दिया मैंने, ये हो गया S1 और B से यहां पर ड्रॉ किया, ये हो गया S2। इस तरह के ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं बुक में, तो न्यूमेरिकल्स के लिए पार्ट 2 जरूर देखने हैं क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ए से बी तक अगर हमें वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? सबसे पहले v यानी कि स्पीड हो जाएगी हमारी। ये कैसे फाइंड करेंगे हम? v का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है v इक्वल्स टू s अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और ये पता लगाने के लिए हमें करना होगा S2 में से S1 को माइनस। सो v इक्वल्स टू में डिस्टेंस की जगह पर यहां आ जाएगा s यानी कि डिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा S2 माइनस S1 और अपॉन में टाइम है तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ है यहाँ पर। टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। सो ये आ गया T2 माइनस T1। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया है जो कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। सो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखें। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा सेकंड टाइप आता है ये। यहां पर भी हमारा ये डिस्टेंस वाली एक्सिस है, ये टाइम वाली एक्सिस है, T4 टाइम S4 डिस्टेंस।
जो हमारी ये वेलोसिटी वाली लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है। अगर ये स्ट्रेट नहीं है तो इस कंडीशन में होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चाहे ये अपवर्ड मूव कर रही हो चाहे ये डाउनवर्ड मूव कर रही हो, तो दोनों कंडीशन में अगर स्ट्रेट नहीं है तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड हमारे जो भी कॉन्सेप्ट से वो हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले को समझते हैं पहले। यहां पर हमें दिया है ये है टाइम एक्सिस और ये है वेलोसिटी या फिर स्पीड एक्सिस। यहां पर स्पीड हमें दी गई है मीटर पर सेकंड में। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर स्लोप होता है इस लाइन को कहा जाता है स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ये स्लोप शो करता है हमें एक्सेलरेशन को। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी यहां पर टाइम है, यहां पर वेलोसिटी है, तो ये स्लोप शो करेगा सेम एक्सेलरेशन को। जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो ये वाली लाइन यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें शो करेगा एक्सेलरेशन को दोनों कंडीशन में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है लेकिन इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। किस तरह से? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होना। यहां पर आप देखो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी की लाइन के परपेंडिकुलर है यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये स्लोप। अगर वेलोसिटी में कुछ इंक्रीमेंट होता है तो ये स्लोप कुछ इस तरह से होता, ऊपर की ओर जा रहा होता। लेकिन ये स्लोप बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है यानी कि वेलोसिटी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही वेलोसिटी कम हो रही है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो। अब यहां पर सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इसी तरह से वेलोसिटी भी इंक्रीमेंट हो रही है। और ये जो एक्सेलरेशन वाली लाइन है यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ है ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी में बिल्कुल सेम रेट से हो रहा है इंक्रीमेंट और सेम रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये तो हो गया स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सपोज कीजिए जो ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है इस पर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। हमें फाइंड करना है ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो ए से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर, बिल्कुल इसी तरह से बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर। जहां पर भी ये टाइम एक्सिस पर टच करेगी इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे देंगे। सपोज कीजिए हमने सी और डी नाम दे दिया। अब डिस्टेंस क्या होगा? जो ABCD, जो ये ABCD हमारा फिगर बना है ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना है, तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा उसी को कहा जाएगा, इसी एरिया को कहा जाएगा डिस्टेंस यानी कि S हमारा क्या होता है? डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस वाले पार्ट का अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा डिस्टेंस के। यानी कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो ABCD जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है इसका एरिया फाइंड करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी सपोज कीजिए हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है, हमें फाइंड करना है यहां पर भी डिस्टेंस। तो यहां पर भी ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर और बी से भी इसी तरह से करेंगे। अब यहां पर भी अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस वाले पार्ट का फाइंड करना होगा एरिया, वही एरिया होगा डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब जो भी ग्राफ हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स को करेंगे हम पार्ट 2 में। उसके लिए पार्ट 2 की वीडियो आपने जरूर देखनी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मोशन की टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं, उनको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मोशन की 3 कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। सो यहां पर हमें दिया है देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की टोटल 3 इक्वेशन होती हैं, इसमें तीनों इक्वेशंस यहां पर दी गई हैं। ये वाली है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है सेकंड इक्वेशन और ये वाली है थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इसी तरह से थर्ड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम दिए गए हैं इनको भी याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से तो आएगा नहीं कि प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, प्रूव इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर आपको नहीं पता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी है तो आप कौन सी इक्वेशन को प्रूव करके आएंगे? हो सकता है आप इसको प्रूव करके आ जाएं, इसको करके आ जाएं या इसको, यानी कि गलती करने के चांसेस हैं। तो आप इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम है इनको जरूर याद रखें।
अब ये तीनों इक्वेशन कहां से आई, कैसे बनी, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज से। ग्राफिकल मेथड से हम इन तीनों इक्वेशंस को करेंगे प्रूव। सो फर्स्ट इक्वेशन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, इसको प्रूव करते हैं ग्राफिकली। सो हमें ये ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है ए बी, ये क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन को। सो यहां पर लिखा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी ये स्लोप है ए बी, इसके इक्वल में लिख देते हैं, ये है ए बी, ये क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को। सो यहां पर आगे लिख देंगे इक्वल्स टू में एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में कुछ लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। जो हमारा ए बी स्लोप है, बी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर। ये हमने ड्रॉ कर दी इस पॉइंट को, जहां पर भी ये टाइम एक्सिस पर टच होती है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देंगे, ये ए बी, इसको दे देते हैं सी। इसी तरह से ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पर, ये हमने ड्रॉ कर दिया बीसी, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर क्या होगी, ए पॉइंट पर होगी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू, और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट कहां पर वेलोसिटी शो कर रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर, जो ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, इस पर होगी फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी। अब यहां पर ध्यान से सुनो, जो हमारा बीई है, एडी है और ओसी है, ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ये तीनों लाइंस, और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। इसी तरह से ओए और सीडी, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब बात आती है जो स्लोप होता है ग्राफ में, ये है स्लोप ए बी। स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल्स टू में राइज अपॉन रन, यानी कि स्लोप कितना उठा हुआ है और कितनी दूर तक उठा हुआ है। सो यहाँ पर स्लोप क्या है हमारा, स्लोप है ए बी। स्लोप के लिए लिख देते हैं हम यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू में राइज, स्लोप का राइज कहां से कहां तक हुआ है। तो देखो ये है स्लोप, ये कहां से उठा है, डी पॉइंट से बी तक उठा है, तो इस राइज की जगह पर हम लिख देंगे बी डी, ये आ गया बी डी, और अपॉन में रन, जो इसका ओरिजिनल पॉइंट ए है, यहां से कितनी दूर तक उठा हुआ है, यहां से ए से लेके डी तक उठा हुआ है। सो रन की जगह पर आ जाएगा हमारा ए डी। अब जो ये लाइन बीसी है, बीसी किन दो लाइन से जुड़ के बना है, यहां पर लिखता हूं मैं बीसी इक्वल्स टू में, बीसी दो लाइन से जुड़ के बनी है, बीडी प्लस में डीसी, या फिर लिख सकते हैं सीडी। तो इसमें लिख देता हूं मैं बीडी प्लस में सीडी। ये दोनों अगर ऐड हो जाती हैं तो ये बीसी के इक्वल हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये बीडी प्लस में सीडी पूरी लाइन बीसी बनाती है। अब यहां से हमारे यहां पर बीडी दिया गया है, तो बीडी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि सीडी को इस तरफ ले आएंगे। इस तरफ सबसे पहले क्या है, बीसी, और दूसरी तरफ से आया यहां पर प्लस का सीडी है, इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस का सीडी, और इक्वल्स टू में बीडी एज इट इज। जो भी हमारी ये बीडी की वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में बीडी की जगह पर। सो इस साइड में ए बी एज इट इज और इक्वल्स टू में बीडी, बीडी की जगह पर लिखूंगा मैं बीसी माइनस सीडी। तो इस बीडी की जगह पर आ गया हमारा बीसी माइनस में सीडी और अपॉन में एडी एज इट इज। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी हमारा क्या होगा, ए बी स्लोप क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल ए। सो एक्सेलरेशन की जगह पर आ गया हमारा स्मॉल ए। इसी तरह से बीसी ग्राफ में देखेंगे, बीसी हमारा क्या है, बीसी है इसके ओई के पैरेलल और इक्वल, तो ओई यहां पर शो करता है फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी को। सो बीसी की जगह पर लिख देंगे हम वी माइनस में सीडी। सीडी क्या होगा हमारा, ये है सीडी, सीडी किसके पैरेलल है, ओ ए के, तो ओ ए यहां पर शो करता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू, तो सीडी की जगह पर आ जाएगा यू और अपॉन में एडी। एडी की जगह पर क्या आएगा, ये है एडी, ये इक्वल है ओसी के, और ओसी क्या शो करता है, इस साइड में क्या, इस साइड में क्या चीज बढ़ रही है, टाइम, तो ओसी को हम शो करेंगे टाइम यानी कि टी से, जो एडी के इक्वल है, तो एडी की जगह पर आ गया टाइम। अब इसको रीअरेंज करने पर बन जाएगी हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में टी है, इसको इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर ये डिवाइड में है, इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आके हमारा क्या हो जाएगा, ए टी, टी ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल्स टू में वी माइनस यू एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस यू को लेके जाएंगे इस तरफ सबसे पहले क्या है, एटी है, एटी, और जो माइनस यू, ये माइनस यू इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का यू और इक्वल्स टू में बचेगा यहाँ पर सिर्फ v। अब इसको हम पलट के लिख देंगे, सिंपल, हमारी इक्वेशन इस तरफ है v, तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू में u प्लस में एटी। बस हमने इसको पलट दिया है, जो v इस साइड में था इसको कंप्लीट इस साइड लेके आ गए और v प्लस एटी।
सॉरी u प्लस AT जो था इस साइड आ गया। यही है हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने यहां पर प्रूव किया है ग्राफिकल मेथड, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पेज पर प्रूव करेंगे मोशन की सेकंड इक्वेशन को। उसके लिए आपको याद रखना है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को, इसका यूज करेंगे हम सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने में। सो अब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। इसको हम बिल्कुल सेम ग्राफ से प्रूव करेंगे जिसका यूज हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज किया था। सो ये ग्राफ वही है, बिल्कुल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें बिल्कुल सेम स्लोप हमें AB दिया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर BE, BC और AD इन लाइंस को कंस्ट्रक्ट किया है जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था। अब जो ये स्लोप दिया गया है हमें AB, इस स्लोप के नीचे का एरिया, इसका नीचे का एरिया होगा ये वाला। इस वाले पार्ट के एरिया को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। हम मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में मोशन जब होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। सो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? डिस्टेंस या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन सा एरिया है? OABC। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे OABC। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ OABC। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया या फिर कह सकते हैं ट्रेपेजियम हो गया हमारा OABC। ये हमारा ट्रेपेजियम OABC दो फिगर से मिलके बना है। एक तो इसमें आता है ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, और इसमें आता है ये वाला एक रेक्टेंगल जिसको नीचे की तरफ यहां पर शेड किया गया है। अगर हमें इस ट्रेपेजियम OABC का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा? रेक्टेंगल का एरिया प्लस में ट्राइंगल का एरिया। सो एरिया ऑफ OABC इक्वल्स टू में हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस वाले रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है ये? AOCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD और प्लस में एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है? ADB। तो प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये ट्राइंगल का सिंबल है। अब यहां पर साफ साफ लिखा गया है एरिया ऑफ OABC होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ OABC की जगह पर मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट का सिंबल जो होता है स्मॉल s इक्वल्स टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। सो लेंथ है यहां पर OC और ब्रेथ है यहां पर OA। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD की जगह पर मैं लिख सकता हूं OC मल्टीप्लाई में OA। उसके बाद ये वाला प्लस का सिंबल एज इट इज आ जाएगा। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। इस वाले ट्राइंगल ADB, इसका एरिया क्या होगा? ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। सो यहां पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस। बेस क्या है ट्राइंगल का? ट्राइंगल का बेस है AD। सो ये आ गया हमारा AD मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? ये है BD। सो ये आ जाएगा यहां पर BD। अब यहां पर जो हमारी लाइन है ये BC, ये BC लाइन है। तो मैं BC को किस तरह से लिख सकता हूं? BC इक्वल्स टू में, BC दो लाइन से जुड़ के बनी है, एक तो BD और प्लस में CD। ये कंप्लीट लाइन बन जाएगी अगर BD और CD को हम ऐड कर दें। सो BC इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? BD प्लस में CD। अब यहां पर भी BD दिया गया है तो इस BD की वैल्यू फाइंड करेंगे। BD की वैल्यू का फाइंड करने का मतलब होगा प्लस CD को हम इस साइड भेज दें। सो इस साइड में पहले से ही है यहां पर BC, और दूसरी साइड से प्लस वाला CD इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का CD और इक्वल्स टू में रहेगा यहां पर BD एज इट इज। अब जो ये वैल्यू आई है BD की, इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में BD की जगह पर। सो हमारी ये वाली इक्वेशन एज इट इज आएगी। यहां तक सिर्फ BD की जगह पर हम लिख देंगे BC माइनस में CD। S इक्वल्स टू में OC मल्टीप्लाई में OA प्लस में 1/2 AD इनटू में BD। BD की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? BC माइनस में CD। सो ये आ गया BC माइनस में CD। ठीक है। अब जो भी हमें ये टर्म्स दी गई हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सो S इक्वल्स टू में OC। OC क्या है? ग्राफ में देखेंगे ये है OC। OC क्या है? टाइम। सो OC की जगह पर हम लिख देंगे T मल्टीप्लाई में OA। OA क्या है? ये है OA, ये है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U। सो OA की जगह पर आ जाएगा U प्लस में 1/2 एज इट इज। अब आता है AD। AD क्या है? AD यहां पर आप देख सकते हो AD इक्वल है OC के, और OC और AD दोनों क्या है? ये है टाइम। सो AD की जगह पर आ गया T फॉर टाइम। उसके बाद है BC माइनस में CD। BC क्या है?
बी सी आप यहां पर देख सकते हो, बी से लेके सी तक ये इक्वल होगा ई ओ के या फिर ओ ई के इक्वल होगा बी सी। और ये क्या है, यहां पर ये है फाइनल वेलोसिटी, ये भी फाइनल वेलोसिटी होगा। बी सी क्या हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v और माइनस में सी डी। सी डी क्या होगा, सी डी यहां पर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट हमारा यहां पर ओ ए के इक्वल है और ये है इनिशियल वेलोसिटी u। सो v सी डी की जगह पर आ जाएगा u। अब हमें यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, v इक्वल्स टू में u प्लस में at। यहां से हम v माइनस यू फाइंड करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ना v माइनस यू है, तो u को इस साइड में ले आएंगे। ये यहां पर v एज इट इज, दूसरी साइड में यहां पर u प्लस में है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में u इक्वल्स टू 80 एज इट इज। अब जो हमारी v माइनस यू, यहां पर भी v माइनस यू पे ये फर्स्ट इक्वेशन से है, v माइनस यू की वैल्यू आ गई हमारी 80। इस v माइनस यू की जगह पर हम 80 लिख सकते हैं। सो यहां पर ये इक्वेशन एज इट इज आएगी, सिर्फ v माइनस यू की जगह पर आ जाएगा 80। सो यहां पर मैं लिखता हूं s इक्वल्स टू में u और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस में 1/2 t और v माइनस यू की जगह पर आ जाएगा, ये वाला जो v माइनस यू है इसकी जगह पर आ जाएगा 80। सो ये आ गया 80, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमारी इक्वेशन फाइनली बन चुकी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल्स टू में ut प्लस में 1/2 80 को t में मल्टीप्लाई करेंगे, t से t मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा t स्क्वेयर, a एज इट इज आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 80 स्क्वेयर। यही होती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल सिंपल है, जो भी स्लोप दिया गया है उसके नीचे का एरिया हमें फाइंड करना है। और उसके अलावा दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि bd को हमने किस तरह से लिखना है और फर्स्ट इक्वेशन का हमें किस तरह से इसमें यूज करना है। v माइनस यू की जगह पर हमें पुट करना है 80, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली प्रूव हो जाएगी। सो अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है। इसमें भी हम बिल्कुल सेम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे, जिसमें वही हमें स्लोप दिया गया है AB। सो एरिया अंडर स्लोप, जैसा कि सेकेंड इक्वेशन में बताया गया था, स्लोप के अंडर का ये वाला एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। सो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, एरिया अंडर स्लोप इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABC। ये वाला फिगर कौन सा है हमारा, OABC, इसका एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। हम सेकेंड इक्वेशन की तरह ही OABC इसी फिगर का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन डिफरेंट फॉर्मूले के साथ। ये हमारा फिगर OABC ये क्वाड्रिलेटरल है, और किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, OA और BC पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ये हो गया ट्रेपेजियम। सो इस पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। सो यहां पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। इस वाले OABC ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड। सो फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं BC और OA एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन्हीं का हो जाएगा सम। तो मल्टीप्लाई में करके लिखना है हमें, तो ये है BC मल्टीप्लाई में OA। तो यहां पर लिख देता हूं BC प्लस में OA, सम होता है, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, सम आएगा। और मल्टीप्लाई में होगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो क्या है यहाँ पर OC। ये इन दोनों लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, तो ये आ जाएगा OC मल्टीप्लाई में OC। ये हो गया OABC ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। सो इस वाले फिगर OABC इसका एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्मॉल s इक्वल्स टू में 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई में BC की वैल्यू क्या होगी, OE हमारा है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो BC भी इसके इक्वल और पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी यानी कि V। तो इस BC की जगह पर मैं लिख देता हूं V, उसके बाद प्लस में OA क्या है हमारा, ये है OA, ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U से ये आ गया U, और मल्टीप्लाई में OC। यहां पर OC है हमारा टाइम इंटरवल, सो यहां पर OC की जगह पर, इस वाले OC की जगह पर आ गया स्मॉल t। सो इस इक्वेशन को प्रूव करने से पहले हमें जाना होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो यहां पर मैंने पहले से ही लिख लिया है बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू में u प्लस at।
यहां से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे और t की वैल्यू को इस t की जगह पर पुट कर देंगे। सो t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो u और at जो है उनको लेके आएंगे इस तरफ पहले से ही है हमारे पास v। अब प्लस का u इस साइड आके हो जाएगा माइनस का u, और जो a t के साथ मल्टीप्लाई में है, ये a मल्टीप्लाई में है t के साथ, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में a। सो t की वैल्यू जो ये हमारी i है, इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में t की जगह पर। सो इस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं। इक्वेशन है हमारी s इक्वल्स टू में 1/2 मल्टीप्लाई में v प्लस में u मल्टीप्लाई में t की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये इस t की जगह पर आ जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन में a। सो ये आ गया v माइनस यू अपॉन में a। अब बिल्कुल सिंपल है, इस इक्वेशन को हमें सिर्फ सोल्व करना है, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी प्रूव। सो आगे करते हैं। s इस साइड में एज इट इज रहेगा, s इक्वल्स टू में 1 को हम v प्लस यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो v प्लस यू ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या आएंगे हमारी, v प्लस यू मल्टीप्लाई में v माइनस यू, तो ये आ गया v प्लस में u मल्टीप्लाई में v माइनस में u, और अपॉन में नीचे कौन कौन सी वैल्यूज हैं यहाँ पर है 2 और a, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ हर जगह, तो 2 और a आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2a। अब जो ये 2a यहाँ पर डिवाइड में है, इसको लेके जाएंगे इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस साइड क्या है s को 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू में। अब ऊपर हमारा v प्लस यू v माइनस यू, ये हमारी एक आइडेंटिटी बनती है, मैथ में आपने पढ़ा होगा a प्लस b और a माइनस b अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो हो जाते हैं a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो यहां पर v प्लस में u v माइनस में u, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनका क्या हो जाएगा v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये आ गया v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर, यही होगी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। या फिर हम रीराइट कर देते हैं इसे, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर को लिख देते हैं इस साइड में, v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर इक्वल्स टू में 2as। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन यहां पर प्रूव। फाइनली चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस और स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो तो डिस्टेंस और स्पीड किस तरह से मेजर किए जाएंगे। सो मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस दिया गया है स्मॉल r। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, यहां से चल के वो घूम के वापस यहीं पर आ जाता है, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप देख सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से इसके आउटर पाथ पे से चला है तो ये क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, यानी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वही होगा डिस्टेंस। सो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम यूज करेंगे 22/7। एक चक्कर लगाने में उसने डिस्टेंस कवर किया है 2πr, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब बात आती है स्पीड की। मान लीजिए उसने एक चक्कर लगाने में यहां से यहां वापस आने में टाइम लगा दिया स्मॉल t, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर किया उसने 2πr, कितने टाइम में कवर किया, अपॉन में आ जाएगा t। ये हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जिसने टाइम t में एक चक्कर इसका सर्कुलर पाथ का